जय हिंद डिफेंस पार्ट में जोश कुमार स्वागत करता हूं आपका डिफेंस अड्डा 24/7 पर। तो सभी का वेलकम है। तो जल्दी से सेशन को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज का सेशन हम शुरू करने जा रहे हैं, तो सभी का वेलकम है। तो जल्दी से अब हम सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सभी वेलकम है भाई, जल्दी से सभी लोग आ जाएं, ज्वाइन कर ले इस चैनल को। ओके, तो सभी का वेलकम है। फटाफट जल्दी से हम सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। आई होप आप लोगों को अब हमारा जहाँ नया टाइमिंग, नया जो शेड्यूल है वो अच्छा लगता हो हमारी क्लासेस का। तो बढ़िया है, चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। एफकेट में जो आता है पेपर वो आपका इंग्लिश में होता है, हिंदी में नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। अचिंत्य सखरे, गुड इवनिंग। और इसी वजह से मेरे सारे क्वेश्चंस इंग्लिश में होते हैं। ओके, यस 1 PM नहीं, वो 12 बजे होते हैं, लेकिन सुबह कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो इस वजह से सेशन नहीं हो पाया था। तो सभी का वेलकम है। तो जल्दी से आ जाइए सभी लोग और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा और ज़रा शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा हमारे चैनल को। मृणाल भाषा, नमस्कार। नमस्कार सर। तो हु ऑफ दीज वर फेमस नेम एज ए नेम ऑफ शेर पंजाब? निम्नलिखित में से किसको शेर पंजाब कहा जाता है? तो देखो, भगत सिंह जो है, भगत सिंह को तो हम बुलाते शहीद ए आजम, शहीद ए आजम। भगत सिंह को हम क्या बुलाते हैं? शहीद ए आजम। प्रज्ञा, बिल्कुल आंसर इज लाला लाजपत राय। इन्हें शेरे पंजाब और पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। इन्हें शेरे पंजाब और पंजाब केसरी के, अजय मीना गुड इवनिंग सर, पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो पंजाब केसरी है यानी लाला लाजपत राय, इनकी मृत्यु का बदला सरदार भगत सिंह ने लिया था 18 दिसंबर 1928 को सॉन्ड्रस को मारकर, डीएसपी सॉन्ड्रस को मार के। सपना वसन, बिल्कुल डी इसका आंसर है। और ये जो सरदार उधम सिंह है ना, इन्होंने जनरल डायर को लंदन विच जाकर ठोक किया था। ओके, इन्होंने जनरल डायर को लंदन में जाकर गोली मारी थी। पहले फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ओके, स्वतंत्र भारत के। तो देखो यहाँ पे कई सारी चीज़ें, अगर क्वेश्चन आए कि पहले गवर्नर जनरल यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये जो पद बना था 1833 में बना था। ठीक है, और लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या थे? प्रथम गवर्नर जनरल थे। उसके बाद 1858 में से ख़त्म कर दिया गया था और 1947 में इंडिपेंडेंट इंडिया के, इंडिपेंडेंट इंडिया के जो बने थे, सबसे पहले बने थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन बने थे गवर्नर जनरल भारत के। उसके बाद सी राजा गोपालाचारी, ये प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। और भाई एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दो और शेयर जरूर कर दो। बिल्कुल, चलो आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड इसमें और कहना, हाँ राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद के बारे में बता दें तो राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, परमानेंट प्रेसिडेंट थे। वैसे संविधान सभा के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है ना, फर्स्ट प्रेसिडेंट संविधान सभा के, वो कौन है? डॉक्टर एस सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर एस सच्चिदानंद सिन्हा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और जो हमारी झंडा समिति, फ्लैग कमेटी, उसके भी प्रेसिडेंट कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और 22 जुलाई 1947 को हमने अपने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को हमने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। बहुत अच्छे भाई, सेशन को ज़रा शेयर और लाइक ज़रूर करो। भाग्यश्री वेलकम बेटा। तो अगला क्वेश्चन, 1935 के इलेक्शन में केवल 2 प्रोविंसेस थे जहाँ पे नॉन कांग्रेस नहीं जीती थी। अभी आपको मैं बताऊँ, जब तीसरी गोलमेज सम्मेलन जब पूना पैक्ट हो गया था तो तब कांग्रेस ने क्या करा था
इलेक्शन लड़ा था, ठीक है। तो केवल 2 जगह पे 1935 में कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं बनी थी। तो कौन से प्रांत हुआ करते थे? 11 प्रांत हुआ करते थे, बंगाल पंजाब, असम केरला, बंगाल असम, पंजाब और केरला। गुड इवनिंग गरिमा सिंह। तो जल्दी से बताइएगा, तो इसका आंसर होगा बंगाल और पंजाब में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। चलिए, फर्स्ट रूलर जिसने सोने के सिक्के चलवाए थे। ओके, वैसे गुप्त वंश को, जो गुप्ता एरा है या गुप्त काल है, इसे भारतीय इतिहास का क्या बोला जाता? गोल्डन एज कहा जाता है। कहा जाता है ना, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, तो गोल्डन एज। अब मेरे को बड़ी खुशी हुई, पता क्या, आज मेरे 4 स्टूडेंट ने मेरे को फ़ोन करा, और 4 स्टूडेंट में से जो है ना, चारों के चारों एफोर्स वाई ग्रुप के लिए सिलेक्ट होगा। मेरे को बहुत अच्छा लगा। ओके, इसका आंसर क्या है? श्रीगुप्त नहीं, श्रीगुप्त जो थे ये फाउंडर थे, ये फाउंडर थे किसके? गुप्त वंश के। श्रीगुप्त जो थे वो संस्थापक थे गुप्त अंपायर के, गुप्ता डायनेस्टी के। समुद्रगुप्त को क्या बोला जाता है? नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता है, नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक है, नेपोलियन ऑफ इंडिया। इसका जो आंसर है वो है, बताओ क्या होगा इसका आंसर? यस, चंद्रगुप्त फर्स्ट। ओके, चंद्रगुप्त फर्स्ट इसका आंसर है, जिसने शुद्ध सोने के सिक्के सबसे ज़्यादा मात्रा में चलवाए थे, चंद्रगुप्त प्रथम ने। वैसे इंडिया में सबसे पहले जो सोने के सिक्के चलवाए थे वो कुषाण वंश ने, यानी इंडो ग्रीक ने चलवाए थे। चलो आगे क्वेश्चन। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन ये कब स्थापित की गई थी? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इसे कब स्थापित किया गया था? तो जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन है ये लॉर्ड कर्जन के समय में हुई थी, और 15 अगस्त 1906 को इसका स्थापना की गई थी। 15 अगस्त 1906 को इसकी स्थापना की गई थी। ओके, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। इसको बताइएगा 1857 की क्रांति। देखो 1857 की क्रांति के बारे में बताओ। देखो सबसे पहले ये 29 अप्रैल 1857 को कहाँ से शुरू हुई थी? कलकत्ता के बैरकपुर से, कलकत्ता के बैरकपुर से ये शुरू हुई थी। अच्छा, 10 मई 1857 को ये मेरठ से शुरू हुई थी। अब इसके बाद इसकी क्या थी? ठीक है, इसके बाद इसका क्या था, मतलब ये अलग अलग जगहों में हुई, इलाहाबाद में भी, लखनऊ में भी हुई, कानपुर में भी। तो इनका क्रम क्या था? तो देखो लखनऊ में क्या था, बेगम हजरत महल ने विद्रोह करा था, क्योंकि अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। ठीक है, वो भी कुप्रशासन यानी मैल एडमिनिस्ट्रेशन का आरोप लगाकर। ठीक है, उसके बाद कानपुर में नाना साहब होते थे, इनकी पेंशन को बंद कर दिया गया था। तो इस प्रकार होगा 1 2 3, तो देखा जाए तो 213, देखा जाए तो क्या होगा 213, इसका आंसर होगा बी। ओके, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजय मीना साहब ने बिल्कुल सही आंसर दिया। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1904, 1906, 1910, 1915। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? और सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? पवन कुमार, गरिमा सिंह, जल्दी से। 1910 बता रहे हैं। तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी वो 1906 में हुई थी। तब ढाका को डक्का बुलाया जाता था, तब ढाका को क्या बुलाया जाता था? डक्का बुलाया जाता था। और इसके जो संस्थापक थे वो थे नवाब सलीम उल्लाह खान, नवाब सलीम उल्लाह खान। ठीक है, ये इसके इनके क्या थे? संस्थापक थे, नवाब सलीम उल्लाह खान। ठीक है, वेरी गुड। इसमें वकार उल मुल्क, मोहसिन उल मुल्क और आगा खां भी थे, लेकिन नवाब सलीम उल्लाह खां ये सबसे अग्रणी माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से राजकुमार को पितृहंता कहा जाता है? सिंपल में, हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज फादर डेथ? पितृहंता वंश भी इसे कहा जाता है। जल्दी से बताइएगा, इसका प्रश्न आप जल्दी बता दोगे, इसका आंसर क्या होगा? ओके, प्रिंस हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज फादर डेथ? चंद्रप्रद्योत, अजातशत्रु, प्रसेनजीत, उदयन। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ओके, चंद्रप्रद्योत, अजातशत्रु, प्रसेनजीत, उदयन। इसका आंसर क्या होगा? पितृहंता वंश। तो देखो हर्यक वंश है ना, जैसे हरणायक वंश भी बुलाया जाता है, हरणायक वंश।
ठीक है। ये मौर्य वंश में सबसे पहले आती है, पहले हरनायक वंश आता है, फिर शिशुनाग वंश आता है, फिर नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश हम पढ़ते हैं। तो अजात शत्रु, अच्छा अजात शत्रु ने ना फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल भी कराई थी, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, ओके, यानी प्रथम बौद्ध संगीति कराई थी। कब कराई थी इसने? 483 बीसी में कराई थी। कब कराई थी? 483 बीसी में, यानी 483 ईसा पूर्व में कराई थी। कब कराई थी? 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, वेरी गुड। 8 का बी बहुत अच्छे जगतपाल सर, आप बिल्कुल अच्छे से बता रहे हो आंसर। देवेंद्र कुशवाहा सर, बिल्कुल। और उदायीन जो था ये अजातशत्रु का बेटा था। उदायीन ने क्या करा था? मगध की राजधानी राजगिर से, राजगिर हुआ करती थी, मगध की राजधानी राजगिर से कहाँ पे स्थानांतरित करी थी? पाटलिपुत्र। ठीक है, कहाँ पे स्थानांतरित? पाटलिपुत्र। फिर आगे जाके शेरशाह सूरी एक शासक होता है जिसने ग्रैंड ट्रंक रोड और रुपया कोतवाली, शेरशाह सूरी को मध्यकालीन भारत का एक बहुत ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन मेडिवल पीरियड ऑफ इंडिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और शेरशाह सूरी ने इस पाटलिपुत्र का नाम बदल के क्या किया? पटना, जो आज की डेट में बिहार राज्य की राजधानी है। ओके, गुड इवनिंग। अरे धन्यवाद तोमर जी, क्या हाल है? तो बच्चों देखो, ये एक एपेक्स अड्डा क्लासेस है, अगर आपको रीजनिंग का करना हो तो ये बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। What movement is the relation? What movement is the relationship of do or die? Do or die का किससे संबंध है? डांडी, अश्वगोवा, खिलाफत और क्विट इंडिया। तो देखो, डांडी मार्च आप जानते हो, ये तो 1930 में है। ये तो नमक सत्याग्रह से संबंधित है, सॉल्ट सत्याग्रह से संबंधित है। खिलाफत मूवमेंट 1919 से है, तुर्की में खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया था, तो उससे। इसका आंसर है क्विट इंडिया मूवमेंट। ये कब हुई थी? 9 अगस्त 1942 को ये शुरू की गई थी, 9 अगस्त 1942 को। ठीक है, और 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने नारा दिया था, करो या मरो, और बिल्कुल इसे क्या कहा? भारत से आज़ादी प्राप्त करो। ओके बेटा, बिल्कुल विन्नी चौधरी बेटा सही बताया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले उसका। गांधी इरविन, ये क्या हुआ था? पहली गोलमेज सम्मेलन में भाग ही नहीं लिया था कांग्रेस ने, और क्योंकि गांधी जी ने सविनय अनवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट चला रखा था, तो गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता हुआ था। इस गांधी इरविन समझौते को हम दिल्ली पैक्ट भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? दिल्ली समझौता या दिल्ली पैक्ट भी से बुलाया जाता है। ठीक है, गांधी इरविन समझौते को। तो 1931 में हुआ था ये, 5 मार्च 1931। कहा जाता है कि यहाँ गांधी जी भगत सिंह को बचा सकते थे, उन्होंने कोशिश करी थी, लेकिन भगत सिंह जो था वो एक आपराधिक यानी क्रिमिनल कानून या मर्डर के केस में बनता। ब्रिटिशर्स ने कहा था कि हम सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर देंगे, भगत सिंह को नहीं करेंगे। और अगर भगत सिंह को फांसी नहीं होती तो आज की डेट में मैं और आप भगत सिंह के बारे में बात भी नहीं कर रहे होते। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। और भाई सेशन को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। ओके, वेयर डिड द ऋग्वेदिक आर्यंस कम? तो ऋग्वेदिक आर्यंस जब भारत आए थे, देखो अलग अलग तर्क है। जैसे एक है मैक्स मुलर, जर्मनी के ये इतिहासकार थे मैक्स मुलर। इन्होंने क्या कहा था कि जो आर्यंस थे ये मध्य एशिया यानी सेंट्रल एशिया से भारत आए थे। ठीक है, उसके बाद एक हमारे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने ये कहा था कि जो आर्य का प्रारंभिक निवास था वो था नॉर्थ पोल या आर्टिक क्षेत्र से, क्योंकि आर्टिक रीजन, क्योंकि ऋग्वेद में आर्यंस के जो प्रारंभिक निवास की बात की गई है वहाँ 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती थी, तो ये आर्टिक में होता था। तो ये था। फिर ये जो बाद में आके स्थापित हुए थे वो सप्त सिंधु रीजन, जब सरस्वती नदी भी बहा करती थी। ठीक है, डी ऑप्शन है सप्त सिंधु रीजन। अगर आप ये देखें, अगर मैं यहाँ मैप बनाऊँ इंडिया का, ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। वैसे ही भी आज इधर देखेंगे तो इधर से सिंधु नदी ऐसे बह रही है, फिर सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं ऐसे, ठीक है, 5 नदियां ना, और ऐसे सरस्वती नदी। तो जो आज पाकिस्तान, हरियाणा,
पंजाब इस भाग में रहते थे, तो ये सप्त सिंधु प्रदेश कहलाया जाता था। ये क्या कहलाया जाता था? सप्त सिंधु प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अवंतिका, बाबा महाकाल की नगरी अगर आप गए होंगे तो वहाँ उन्हें बोला जाता है अवंती के राजा। दरअसल 600 वर्ष पहले, ईसा मसीह के जन्म से 600 वर्ष पहले क्या होता था? भारत में 16 बड़े राज्य हुआ करते थे जिन्हें महाजनपद बुलाया जाता था। उसमें से था एक अवंती राज्य और जो अवंती राज्य की कैपिटल थी वो थी उज्जैन, प्राचीन नगरी उज्जैन। तो उज्जैन किसका भाग था? तो उज्जैन ना मालवा का भाग था। ओके, आज की डेट में इसे मालवा का पठार बोला जाता है। आज की डेट में क्या बोला जाता है? मालवा का पठार इसे बोला जाता है। जी हाँ, बिल्कुल जी तोमर जी, आप बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो। गुज्जर प्रतिहार, गुजरात का नाम इसी के नाम पे पड़ा है। ठीक है, गुजरात का जो नाम है वो गुज्जर प्रतिहार के नाम पे। इसमें एक बहुत महान शासक रहा है मिहिर भोज। तो इस वंश के संस्थापक कौन थे? ओके, जल्दी से बताइएगा। गुज्जर प्रतिहार हु वॉज द फाउंडर ऑफ डायनेस्टी, गुज्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? नागभट्ट, नरसिंहदेव, जल्दी से बताइएगा। नागभट्ट, नरसिंहदेव, रामचरण, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन तो देखो ये तो आपका वटाक वंश था, 606 से 647 तक इसने शासन करा है। ठीक है, इसके बाद जो थे नागभट्ट या नरसिंहदेव। ओके, तो भाग्यश्री ने बिल्कुल आंसर दिया, नागभट्ट प्रथम। ये क्या थे? आपके प्रथम थे जिन्होंने संस्थापना करी 13 का है। और ध्यान देखें, नरसिंहदेव प्रथम ने मध्य प्रदेश में बटेश्वर महादेव, बटेश्वर के मंदिर का निर्माण, काफ़ी सारे मंदिर हैं, कभी नेट पर सर्च करना, खूब अच्छा लगेगा पढ़ के। अजय मीना साहब बिल्कुल, मिनल भाषा आपने भी। गदर पार्टी की स्थापना, ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी यूएसए में। ठीक है, 1913 में की गई थी यूएसए में। और सैन फ्रांसिस्को, यूएसए में सैन फ्रांसिस्को, लाला हरदयाल थे। ओके, करतार सिंह सराभा थे सैन फ्रांसिस्को। इसमें कौन कौन से थे? इसमें एक तो लाला हरदयाल थे, करतार सिंह सराभा। करतार सिंह सराभा को भगत सिंह अपने आइडियल के तौर पे देखते थे। और सोहन सिंह भकना। ओके, सोहन सिंह भकना इसका आंसर था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रायम्फ पैच के बारे में अभी मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन है? हाँ बिल्कुल, विशाल राणा, सेम फीलिंग्स। ओके, इंडियन नेशनल एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश इन 1876। ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिसे एसएन बनर्जी बोला जाता था। ठीक है, ओके, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिसे एसएन बनर्जी बोला जाता था, और आनंद मन बोस ने मिलके 1876 में किसकी स्थापना करी थी? इंडियन नेशनल एसोसिएशन की थी। बाद में 1885 में ओके ये मर्ज किस में हो गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। किस में मर्ज हो गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1887 में कांग्रेस के जो मद्रास में सत्र हुआ था, आईएनसी का जो सेशन हुआ था मद्रास में हुआ था, उसमें बदरुद्दीन तैयब जी क्या बने थे? अध्यक्ष। और ये क्या थे? फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल 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 विशाल, बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, बीबी का मकबरा, तो बीबी का मकबरा औरंगजेब ने अपनी बीवी के लिए बनवाया था। ठीक है, इसे रजिया दुर्रानी का मकबरा भी बोलते हैं, जो औरंगाबाद में है। यहाँ पे औरंगजेब की कब्र भी, इसी वजह से इसे औरंगाबाद भी बुलाया जाता है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इसे गुट निरपेक्ष आंदोलन बोलते हैं। इसमें कितने देश शामिल हैं? ओके, तो जल्दी से बताइएगा, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इसमें कितने देश शामिल हैं? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ नेशन ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट? जल्दी से भाई, जिसने भी एफकेट का फॉर्म भरा है वो इस जीएस, अब मैं इस पे एक स्पेशल सीरीज़ लाऊंगा, जीएस विद जीवेश, इस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, अगर इस ग्रुप के आप मेंबर बन जाओगे, टेलीग्राम ग्रुप है, इस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ नेशन ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट? तो कितने हैं? 120। ओके, अजय मीना 120, जल्दी बताइएगा, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा?
ठीक है, इसमें अभी प्रेजेंट में ना एक्चुअली 125 है, लेकिन इसमें 120 मेंबर्स हैं। ठीक है, 120 ध्यान रखिएगा, 120 मेंबर्स है। पन्ननी, हमारे जो वीडी सर है ना पानीपत से हैं। ठीक है, और पानीपत जिले का नाम, वैसे तो बहुत ऐतिहासिक है, 3 लड़ाइयाँ हुई हैं पानीपत में, पानीपत की पहली, दूसरी, तीसरी लड़ाई, लेकिन पाणिनि के ऊपर ही पानीपत जिले का नाम है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, ये जो अष्टाध्यायी थी ये संस्कृत व्याकरण पर प्रथम पुस्तक थी, ए संस्कृत ग्रामेरियन ऑफ वैदिक टाइम्स। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पाणिनि। गुड इवनिंग तेजस्वी अग्रवाल, विशाल कोटा भाग्यश्री ऑलवेज एनर्जेटिक। ओके, गॉड ब्लेस बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद यूएनओ? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद यूएनओ? ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, WHO और आसियान। तो इसका होगा आसियान। आसियान जो है ना ये 1967 में बनी थी, और इसका हेडक्वार्टर बताओ आसियान का कहाँ है? आसियान का हेडक्वार्टर बताओ। अरे जोधपुर जाओ, बिल्कुल। एफकैट का विशाल राणा जरूर भरिए सर, ये हमारी तरफ से सजेशन और रिक्वेस्ट दोनों ही समझिएगा। ओके, तो जल्दी से बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद यूएनओ? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, WHO, आसियान तो है। आसियान का अजय मीना सर हेडक्वार्टर बताइएगा कहाँ पे? आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आसियान? ठीक है, आसियान का हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे पड़ता है? चलो सी आंसर है। बिल्कुल बिल्कुल, डी इसका आंसर नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, इसका जकार्ता में है। जकार्ता, जकार्ता किसकी राजधानी है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है ना 3 द्वीपों पर बना हुआ है, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो। अच्छा ध्यान रखिएगा, एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, बिम्स्टेक। इंडोनेशिया इसका मेंबर है, और बिम्स्टेक का जो मुख्यालय है या हेडक्वार्टर है वो है ढाका में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिम्स्टेक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे पड़ता है आपका? ढाका में पड़ता है। और बिल्कुल ये यूट्यूब के सेशन तो बिल्कुल मत छोड़ा करो, आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जो पेपर में फंसेंगे आपसे। ठीक है, नॉट अ चीफ ऑर्गन ऑफ इंटरनेशनल ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो यूएनओ की ना 3 संस्था है। ठीक है, एक तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये इसकी संस्था नहीं है। अच्छा, ये ILO कहाँ पे है भाई? ILO आपका जिनीवा में पड़ता है, स्विट्जरलैंड में। किस में पड़ता है? जिनीवा, स्विट्जरलैंड। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। परमानेंट सेक्रेटरिएट कोऑर्डिनेट, तो सार्क का जो सेक्रेटरिएट है वो कहाँ पे पड़ता है आपका? काठमांडू। काठमांडू एक घाटी है जो ग्रेट हिमालयाज और लेसर हिमालयाज के बीच में, जैसे कश्मीर एक घाटी है ना ग्रेट हिमालयाज और लेसर हिमालयाज, कुल्लू मनाली एक घाटी है जो ग्रेट हिमालयाज और लेसर हिमालयाज के बीच है, उसी तरीके से ये है। ओके, अच्छा तुम्हारे यहाँ जो दिल्ली से आ रहा पॉजिटिव ही मिल रहा है, क्योंकि दिल्ली वाले पॉजिटिव होते हैं। खैर भाई ऐसा हो, मजाक में कह रहा हूँ, लेकिन भाई ये थोड़ा अपना बच के रहिएगा, ये काफ़ी भारी समय चल रहा है। ठीक है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगरा में सेंटर हो सकता है, जहाँ पे भी एयरफोर्स बेस होगा ना वहाँ पे आपको सेंटर मिलने की तेजस्वी अग्रवाल काफ़ी आशंका मतलब जो होगी। आपका आगरा नहीं तो बरेली आपका सेंटर हो जाएगा। ठीक है, ओके। एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वो आपका लंदन में है। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वो आपका कहाँ पे है? लंदन में है। और ये मानव अधिकार यानी ह्यूमन राइट से रिलेटेड है। ये किससे रिलेटेड है? मानव अधिकार यानी ह्यूमन राइट से रिलेटेड है। ओके, तो हाँ बिल्कुल। और अब भाग्यश्री और विशाल राणा, आप UPSC CDS के लिए अपना वो जो क्विज़ वाला शुरू होता है आप उसे शुरू करो, इससे आप लोगों की भी नॉलेज बढ़ेगी, और FCAT पे तो चलती ही है बिल्कुल। ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, तो यूनाइटेड नेशन का जो दफ्तर है वो आपका कहाँ पे पड़ता है? न्यूयॉर्क में पड़ता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का भी। ICJ जो है ये नीदरलैंड में दी हेग में है। ओके ओके,
Sai Kumar Mahale, I don't know because Dhasu sir is not associated with Adda at present. That is why his class will not be able to run on this platform. Okay. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? दी हेग में है. ओके, कहाँ पे है? दी हेग में. और वियना में तो कई हेडक्वार्टर है. वियना में कितने हेडक्वार्टर? 3. एक तो ओपेक का हेडक्वार्टर है वियना में, और दूसरा आपका यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का है. इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन का हेडक्वार्टर है. पेरिस में पता किसका हेडक्वार्टर है? यूनाइटेड नेशन ओके साइंटिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन यूनेस्को का हेडक्वार्टर है. जूरिच में किसका हेडक्वार्टर है? फीफा का हेडक्वार्टर है. जूरिच में किसका हेडक्वार्टर है? फीफा का हेडक्वार्टर है. ओके, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं. और भाई सेशन को जरा लाइक और शेयर जरूर करिएगा अगर आपको अच्छा लगे. ओके, हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को अभी बताया पेरिस में है. अच्छा, रोम में किसका हेडक्वार्टर है? रोम में है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का है. ठीक है, न्यूयॉर्क में तो पता लग गया. जिनेवा में तो हेडक्वार्टर के भरमार हैं, चाहे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, इंटरनेशनल मैरीटाइम मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, रेड क्रॉस हो, न जाने वहाँ पे कितने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पे तो जिनेवा में तो हेडक्वार्टर की भरमार है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. हेडक्वार्टर ऑफ वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है? जिनीवा में है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन का. अच्छा, यहाँ पे मैड्रिड है ना, मैड्रिड में पता किसका हेडक्वार्टर है? मैड्रिड स्पेन की राजधानी है, और मैड्रिड में वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का क्या है? हेडक्वार्टर है. ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ओके, इसका जो हेडक्वार्टर है ना, जिनीवा भी स्विट्जरलैंड में, इसका भी हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में, लेकिन स्विट्जरलैंड में ग्लैंड नाम के एक जगह पे. कहाँ पे? ग्लैंड. स्विट्जरलैंड में एक जगह है ग्लैंड, वहाँ पे स्थित है. और इसके जो है ना पांडा है इसके उस पे साइन. ठीक है, और ठीक है, इस पे उस पे क्या है? पांडा है बना हुआ है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. वो आगे एकदम हो गया था. फर्स्ट इंडियन वुमेन स्पीकर, तो वो कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित. ये जवाहरलाल नेहरू जी की बहन थी. ओके. सदर्न मोस्ट सिटी प्योर्टो विलियम्स, पहले उहाशिया हुआ करती थी, अब क्या है? प्योर्टो विलियम्स. ठीक है, ये सदर्न, ओ सॉरी उल्टा, ये वाली गलत मार्क कर गया. ओके, ये वाली प्योर्टो विलियम्स, ऑप्शन नंबर ए. और 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन का जो बना है वो बना है 24 अक्टूबर 1945 को बना है. और 5 परमानेंट मेंबर्स, ये चाइना, वैसे आज चाइना के ठोक दिए हमने 5. भारत का एक कर्नल भी मारा गया, 2 सैनिक भी शहीद हुए, सॉरी कर्नल और 2 सैनिक शहीद हुए, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ. और हमने 5 चीनी चूहों को मार गिराया. मैं तो चाहता हूँ कि आगे बात ना बढ़े, लेकिन चाइना को उसकी औकात एक बार दिखानी चाहिए, क्योंकि बहुत उछल रहा. और जब कोई बहुत उछलता तो उसे ठोकना पड़ता है. ओके, तो चाइना, फ्रांस, यूएसआर, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए इसका आंसर है. चलिए आगे बढ़ते हैं, और सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा. ये लास्ट सी है, लास्ट क्वेश्चन है कि यूरोप और एशिया को कौन अलग करता है? तो यूरोप और एशिया को आप कौन अलग करता है? आपका कैस्पियन सी और यूराल माउंटेन्स. तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल आपसे. सेशन को शेयर जरूर करेगा, लाइक जरूर करेगा. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय.